way to understand कि what is more important for you and for your career. So before starting this particular aspect and the subject matter, इसको बंद करवा दे, ये करेगा बंद करेगा। I'll tell you certain basic things regarding your career building. आपने एक दरख्त देखते हैं कि पौधा बनने से पहले उसमें सीड लगाया जाता है, जमीन तैयार की जाती है, उस सीडलिंग को ग्रो करवाया जाता है, फिर उसको बड़ा होने से पहले उसके आसपास एक प्रोटेक्शन लगाई जाती है. Then the plant grows and becomes a tree and that gives fruit. So for nourishment and growth of a child, similar process is adopted. कोई जिंदगी में करिश्मा नहीं होता कि एक बच्चा ना पढ़े और अचानक से वो एक टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट बन गए. देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ. समझे? आपकी आधे बच्चे आप में से यहाँ वो बैठे होंगे, बोले बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. पहले इस धारणा से बाहर निकलो. चाहे इंटेलिजेंट हो तो चाहे मीडियाकर हो, दरमियानी हो, everybody has to work hard. There is no alternate for it. अगर इंटेलिजेंट बच्चा है और एग्जाम के दिन you cannot expect he is born scientist and he knows everything. So for that matter you need to study. किताबों का कोई अल्टरनेट नहीं है. और दूसरा, जितने लोग कामयाब हैं दे ऑल आर स्ट्रगलर्स. उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत 1% लोग होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं. आप जस्ट गो थ्रू गूगल एंड स्टडी. जो लेट इट बी आईएएस आईपीएस जो लोग करते हैं, किसी की 5th अटेम्प्ट है, किसी की 4th है, किसी की 3rd अटेम्प्ट है. व्हाट इज मीन? 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करके जहां उसको वीकनेस शॉर्टकमिंग्स लगती हैं, then the child reworks on that, reaffirms and achieves the target. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना माइंडसेट फोकस तरीके से मेहनत करें. डोंट बी फॉर एनी शॉर्टकट. ट्राई टू गेन नॉलेज. स्कूल्स के अंदर एक बड़ी दिक्कत है, because I'm correlating certain things with my child, with my son. तो अभी मैं बीच में 1 आध घंटा पढ़ाता हूँ उसको, तो I get feedback कि वो बोला ये चैप्टर पढ़ना, बोला पापा ये तो है ही सिलेबस में, पढ़ेंगे क्यों, ये तो नेक्स्ट क्लास में आएगा. तो आपको rather than running through the chapters, you need to get basic concepts. This is cell biology है. मेडिकल स्टूडेंट होंगे, 9th-10th में तो सबको ही होती है. तो जब तक आप सेल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, यू कैन नॉट स्टडी जेनेटिक्स. जब आप जेनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, यू कैन नॉट स्टडी प्रोटीन्स. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द डीएनए कंटेंट व्हिच फॉर्म्स एन आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन. तो दिस इज सेंट्रल डायग्राम. तो I'm correlating with my child because he said कि नहीं, हमें सिर्फ इसमें इवोल्यूशन पढ़ना है और वेरिएशन पढ़नी है, हमें जेनेटिक्स नहीं पढ़नी क्योंकि सिलेबस में नहीं है. इस बार सिलेबस से कट. तो कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लें, आप बेसिक्स के कॉन्सेप्ट गेन करें. जो whenever you write certain things, एक चीज सिंपल समझ. जब भी आप लिखते हैं एग्जाम, आपने किसी और को समझाना है. मीन्स एग्जामिनर जिसने मार्किंग करनी है, आपने उसको समझाना है ना. अगर उसको समझ नहीं आया तो आपके पेज भरने का कोई फायदा नहीं है. ट्राई टू राइट क्रिस्प, लूसिड, क्लियर. और 1000 बातें करते हैं लोग, मैं भी 1000 बातें करता हूं. जब लिखने की बारी आती है उसमें से 10% ही लिख पाता हूं. यू मे हैव एम्पल नॉलेज, बट कन्वर्टिंग इट इनटू राइटिंग and that too in a presentable manner. तो जो लोग
एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अच्छे एग्जाम, उनके राइटिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग है। आई मीन जो चीज पढ़ी है उसको कन्वर्ट करके पेपर की शेप में लाते हैं और उसके ऊपर इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है कि एग्जामिनर इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यस द चाइल्ड हैज कॉन्सेप्ट्स, क्लियर कॉन्सेप्ट्स। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, क्रैमिंग पे मत जोर दें। मार्क्स हार्डली मैटर, 70% हुए, 80% हुए, चीटिंग करके कर लिया, दैट डजंट सपोर्ट योर करियर। So the basic knowledge with clear concepts should be tried and achieved, and that is achievable. Nothing is impossible in this world. अगर मैं आपको कहूं कि आप अभी अपना नाम लिखें राइट हैंड से, डेफिनेटली यू विल राइट फ्लुएंटली, जो भी, ठीक है, वसीम, नसीम, व्हाटएवर जो भी। मीनवाइल अगर आपको मैं कहूं कि आप लेफ्ट हैंड से लिखें, आप वैसा ही लिख पाओगे? नहीं। क्यों? नॉलेज जहां से आ रही है वही सेम है। दिस ब्रेन हैज सिमिलर नॉलेज अबाउट वसीम राइटिंग विद राइट हैंड और द लेफ्ट हैंड, बट इट इज द प्रैक्टिस। दो आपके हाथों में अंतर आ गया, लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस नहीं की, एज अ रिजल्ट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ राइटिंग, बट यू डिजायर टू राइट। इसलिए कहने का मतलब कि नॉलेज सबको होती है, लेकिन उसको क्लियर तरीके से प्रेजेंट करना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एक क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब बच्चों को पढ़ा रहा है, उनमें से चंद बच्चे जो हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ट्राई टू फोकस इन योर करियर, ट्राई टू गेन क्लियर नॉलेज एंड स्टडी। टाइम लेने कहूंगा, एनसीईआरटी बुक्स का कोई अल्टरनेट नहीं है, बेस्ट बुक्स होती है। 6, 7, 8, 9, 10 सारी पढ़ जाओ। जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। प्रैक्टिकल्स पे तो आई वुड रेकमेंड टू द प्रिंसिपल कि इनको प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा, जो क्लास में प्रैक्टिकल होते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट से करना चाहिए। बिकॉज आपके ब्रेन में जो थियोरेटिकल नॉलेज है दैट गिव्स डिफरेंट इमेज, and when you see the things on ground, वो डिफरेंट इमेज बनती है। तो फोकस अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो फॉर डेवलपिंग पर्सनालिटी आपको 4-5 चीजें जरूर याद रखना लाइफ में, which are called 5 C's. One is character building. What is character? It is your day-to-day behavior. सुबह से शाम तक आपने क्या किया, and if that behavior is repeated for minimum 21 days, that becomes your character. तो character building should not be considered कि मैं जब graduation कर लूंगा तो उस समय character बनाऊंगा। Right in the beginning, at the initial stage, focus. Small things matter in life. What time you report in the class, how you behave in the class, how you sort your things in the bag. स्कूल बैग के अंदर बुक्स कैसे रखते हो ना, उससे भी पर्सनालिटी पता चलती है। आपकी बुक का जो कवर है वो किस पैटर्न का रखते हो उस पे। व्हाइल राइटिंग सम लेटर, पहले तो आज तो लेटर नहीं लिखते, पहले जो अच्छे इंटरव्यूअर होते थे देखते थे इसने अपना फॉर्म भरते हुए जो एनवलप है फाइल का, उसमें राइटिंग पैटर्न क्या है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, उल्टा है, वहीं से पर्सनालिटी जज करके उसको मार्क्स बढ़ा देते थे। सो ट्राई टू सॉर्ट योर थिंग्स। वन इज कैरेक्टर, सेकंड इज कमिटमेंट। जो काम जो भी करते हो ना किसी के साथ, कमिटमेंट के साथ करिए। हाँ हो जाएगा, करेंगे, और उसमें सीरियसनेस दिखानी है। कभी भी किसी भी काम में नॉन सीरियस कभी नहीं होना, मेरा क्या है इसमें, वो करेगा। वही टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। I was in one of the during my training session in Mumbai, तो वहाँ MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाते, तो I was in Tata Institute of Social Sciences in 2004. So वो कुछ ऐसे क्लास में बच्चों को बोलेंगे कि भाई अभी ये लाइट कौन बंद करेगा, तो मैक्सिमम विल से कि वो सामने वाला कर लेगा, तो हमने भी हाथ खड़ा कर दिया, मैं बंद कर दूंगा। सो
उन्होंने अप्रिशिएट किया कि दिस इंडिकेट्स द चाइल्ड हैज इनिशिएटिव। तो पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इनिशिएटिव दिखाता है उसका इनिशिएटिव वैल्यू इंडेक्स जो है दैट इज अबव 90%। हर काम में पहल दिखाइए। थर्ड इज कन्विक्शन। जो टास्क लिया उस टास्क को कंप्लीट करना, तो आधे मत छोड़िए। कन्विक्शन होना चाहिए, काम कंप्लीट विद टाइम फ्रेम। ये नहीं कोई 2 दिन का काम 2 महीने में करेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है। वन शुड हैव कन्विक्शन, हाई रेट ऑफ कन्विक्शन। वन शुड बी करेजियस, बहादुर होना चाहिए। समझ रहे? बहादुर, यू अंडरस्टैंड? जो कमजोर दिल आदमी होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, वो अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी कर्सी। तो आपकी जिसने जिंदगी में मदद की है उसका शुक्रिया अदा करें। एहसान फरामोश नहीं होना है। अगर ये 4-5 चीजें आप अपनी लाइफ में रखेंगे, बेसिक बना लेंगे, तो यू विल ग्रो एज ए गुड पर्सन। और जब पर्सनालिटी ग्रो हो जाती है तो इन्हीं से शिल्पी आप अभी आप सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, 10 बच्चों की ऐसी ऐसी कंसेप्ट होंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि वो छांट लेते हैं इंसान। तो आप डे नाइट मेहनत करें और यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। तो कमिंग टू द टॉपिक, इसको थोड़ा आगे करना। तो साइबर पता है आपको, डिजिटल वर्ल्ड, इंटरनेट वर्ल्ड। इसमें क्या है कि देयर इज नो बाउंड्री। नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, अभी क्लिक करो तो अमेरिका में मैसेज चला जाता है। Then there is no physical boundary as we see in real physical world. There is defined boundary और इंटरनेट के अंदर नहीं है। तो इसे ग्लोबल विलेज। एक इसी कमरे में ये मान के चले, उधर अमेरिका वाला बैठा है, इधर जापानीज बैठा है। समझ रहे? इसको then if some ease is there, फैसिलिटी है आपको इस्तेमाल करने की, बिजनेस करने की, तो डेफिनेटली आपके लिए रिस्क फैक्टर भी है। जितना आपको ईज है इतना रिस्क फैक्टर भी है। उस रिस्क फैक्टर को एक्सप्लॉइट करके जो क्रिमिनल्स हैं, दे रिजॉर्ट टू डिजिटल क्राइम, अदर साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स को डील करने के लिए बिफोर 2000 देयर वाज नो लॉ। 2000 से पहले कोई कानून ही नहीं था इंडिया में। तो फिर उस समय कानून लाया गया जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। वो जो एक्ट है उसको थोड़ा सा बीच में बताऊंगा, बट उस एक्ट के अंदर बिजनेस पर्पसेस के लिए ज्यादा रेगुलेशन थी। उससे पहले बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल वर्ल्ड आई। बिजनेस के लिए ईमेल करके कोई कंसाइनमेंट, जैसे आपके जैकेट्स मंगवाने तो दूसरे मुंबई से जैकेट आएंगे तो एक ईमेल जाती थी। देयर वाज नो लॉ कि अगर वो नहीं भेजेगा या लेस क्वांटिटी भेजेगा तो व्हाट हाउ इट इज टू बी डन। तो ये जो एक्ट बना था ये बिजनेस के लिए बना है कि कंसाइनमेंट कैसे आएगी, ऑथेंटिकेट कौन करेगा, पेमेंट का मोड क्या रहेगा, पेमेंट अगर यहां से मुंबई भेजनी है तो उसमें आगे वो बैंक रिसीव कैसे करेगा, किस अकाउंट से आई है। पहले तो उससे पहले तो सारे अकाउंट्स होते थे ना लेजर्स में, हमारे बैंक तो सारे लेजर्स में थे। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बना था। फिर उसी एक्ट के अंदर 2000 में एक कोई 4-5 सेक्शन का एक चैप्टर है 61 से लेकर 67 तक, जिसके अंदर बाकी क्राइम आप करेंगे। किसी का कंप्यूटर हैक कर देंगे, किसी के कंप्यूटर को तोड़ देंगे, किसी के कंप्यूटर का डेटा चोरी कर लेंगे, उसकी इमेज खराब कर देंगे, वेबसाइट खराब कर देंगे। तो वो कुछ कानून के प्रोविजंस थे। तो जनरल कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम आप जस्ट नजर मारेंगे, वन इज साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म ये होता है कि डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉय करने के लिए, मिलिटेंसी टेररिज्म के लिए अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई एक्टिविटी करते हैं तो इस खाते में आएंगे। आज की डेट में सबसे बड़ी चैलेंज वर्ल्ड में ये है साइबर टेररिज्म। टेररिस्ट
किसी को मारने के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। तो साइबर टेररिज्म को डील करने के लिए अब आपने सुना होगा यहाँ यूएलए कानून बहुत बड़ा कानून है जेएनके में। यूएलए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स। सो ये कानून है, इसके तहत बुक किए जाते हैं लोग। तो साइबर टेररिज्म इटसेल्फ इज ए बिग डोमेन, जितना मर्जी इस पर काम करो। साइबर टेररिज्म में सिर्फ खाली वेपन चलाने तक नहीं रह गया। अब क्या रह गया कि आप डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर के सिस्टम को हैक करके उनका सारा डेटा इरेज कर दो। I'll tell you one thing, साइबर टेररिज्म की और बात मैं बताता हूँ। जब यू वर नॉट बॉर्न एट दैट टाइम 91-92 में जब इराक वार चल रही थी, तो इराक वार जब चल रही थी सारे देख रहे थे अब सदाम हुसैन के जो फाइटर जेट उड़ेंगे और अभी अमेरिकन फोर्सेस पे दूसरी फोर्सेस पे नेटो फोर्सेस पे अटैक करेंगे। लास्ट टर्म तक वो उड़े ही, क्यों नहीं उड़े? जेट, फाइटर जेट उसके पास अवेलेबल थे, बहुत सारे कैपेबिलिटी भी थी, एम्यूनिशन भी था। प्रॉब्लम क्या रही कि फाइटर जेट को आप एक लोकेशन देते हो जीपीएस के थ्रू कि पॉइंट बी पे जाकर अटैक करिए। एक कमांड दी तो एक ही जगह जाएगा। एट दैट टाइम जो अमेरिका एंड अदर कंट्रीज ने जो एक्सपर्ट बैठाए, उन्होंने बोला कि इनके सिस्टम को हैक करो और इसमें मल्टीपल कमांड्स दे दो। एक ही साइबर जेट को से 200 कमांड आ गई, कभी पुंछ में अटैक करे, कभी किश्तवाड़ में, कभी दूसरी जगह, कमांड पे कमांड। एज अ रिजल्ट दैट सिस्टम क्रैश्ड। तो एक भी जेट फाइट पे नहीं जा सका। सो पूरा सिस्टम डिरेल कर दिया। फिर क्या फायदा जब आपके पास चीज इन्वेस्ट भी हो गया, टेक्नोलॉजी का आपको पता नहीं है, एंड यू बिकम लाइक ए सिटिंग डक, खत्म कर दिया। तो hackers play a greater role, the criminals play a greater role. Even in China, there is an army of ethical hackers. भाई साहब, हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स को हैक करते हैं, चाइनीज करते हैं। वो कैसे करते हैं? Those are now trained persons, paid persons. तो cyber terrorism is something which destroys your infrastructure, which destroys your internet services, which destroys your data, and even it attacks. अभी एम्स में 3-4-5-6 महीने पहले एम्स में अटैक हो गया, पता ना सारे पढ़ा था नहीं? एम्स में दिल्ली में उसके सिस्टम हैक हो गए थे। एज रिजल्ट जिसकी सर्जरी आज होगी है वो कल पे जा रही है, कल वाले की आज है, मिस्टर ए को बी की मेडिसिन जा रही है, किसी को सर्विसेज दी नहीं जा रही है। दीज आर साइबर अटैक्स। तो साइबर अटैक जब टेररिज्म के लिए परपेचुएट किए जाएंगे, सो दैट इज टिपिकली। सो ये बड़ा चैप्टर है, इसमें हम पूरा दिन भी डिस्कशन कर सकते हैं। साइबर पोर्नोग्राफी, दैट इज वेल नोन कि वो जो नेकेड फोटोग्राफ्स वगैरह स्प्रेड करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बताऊंगा कि जो 18 years बिलो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज हाईएस्ट क्राइम नाउ इन द वर्ल्ड। तो जो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर इवन गूगल में जाके चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्लिक भी करते हैं, मार्क माय वर्ड, 2-3 महीने के अंदर उसके घर में एफबीआई का नोटिस आएगा। समझ रहे? बिकॉज वो वेबसाइट से देखता है, वेबसाइट इमीडिएटली सेंड्स मैसेज टू एफबीआई कि दिस पर्सन फ्रॉम दिस लोकेशन हैज क्लिक्ड दिस वेबसाइट, इसका आईपी एड्रेस ये है और ये इस फोन से कनेक्टेड है, उसका एड्रेस ये है। You may be sitting in your room, but the moment anybody does any activity related to child pornography is caught. In one of the case interesting है, which is also to be considered to remain alert. क्या? बैंगलोर में एक बंदे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नोटिस आ गया। उसने कहा मैंने तो ऐसी कोई एक्टिविटी की नहीं है, बट हुआ क्या कि वो घर में छोटे से बच्चे का उसने फोटो नहाते समय लिया और वो उसकी गैलरी में तो था ही। गैलरी आपकी तो भाई साहब कनेक्टेड है ना विद इंटरनेट, तो गूगल ने डेटा सेट कर लिया, आपने परमिशन तो दे के रखी हुई है। Then give a message that this person is doing child pornography.
तो फादर हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, इसलिए भूल के भी बच्चों के होता ना खुशी में मेरे मोबाइल में स्टोर रहेगा, भाई कुछ भी स्टोर नहीं है, व्हाटएवर इज स्टोर नाउ दैट इज स्टोर्ड इन द गूगल। तो गूगल ने सारा वो बता देते हैं आप, इसलिए बी विजिलेंट। आजकल कौन सा जमाना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। आप कोई भी यूट्यूब का गजल देखते हैं तो फिर नीचे गजल ही आती है, ठीक है ना। वो एक मेरा दोस्त है, कहता सर मैं बड़ा प्रोमिनेंट हो गया हूं, उसको आइडिया नहीं था। मैंने कहा क्या हो? कहता गूगल पे मेरे 2-4 वीडियो थे और अब जो जो मुझे देखता है वही मेरे वीडियो आते हैं बार बार, इट मींस एंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग मी। तो वो क्या सब करके डेटा एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इंडिकेट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है कोई आप में से? ये स्कूल में पढ़ाते हैं नहीं। That should be taught, and for another 50 years the thing which is going to rule in society is artificial intelligence. Artificial intelligence में आपने देखा होगा कि आप जो भी चॉइस की चीजें देखते सामने आ जाती हैं, आप वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वेब मॉल में जाते हैं, वहां कैमरे लगे, आप उस शॉप के अंदर जितने आर्टिकल्स देखते हो उनमें से 20 आर्टिकल्स ऐसे होंगे आपको नहीं पसंद आया, आपने शक्ल अच्छी नहीं बनाई उसको देख के, फेस रिकग्निशन अच्छी नहीं, और 2-4 आर्टिकल आपको पसंद आए होंगे। लाइकवाइज उस शॉप के अंदर दिन में 100 आदमी गया, उनमें से वही आर्टिकल 60 लोगों ने पसंद किए, बाकी ने। एंड नाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल सेंड मैसेज टू द ओनर कि आपका प्रोडक्ट ये 3-4 पसंद आए हैं और बाकी आप स्टोर से हटा दीजिए, और वो प्रोडक्शन हाउस तक मैसेज चला जाता है कि दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट लाइक्ड बाय जनरल पब्लिक। हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? इसके पीछे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, उसमें फ्यूचर है। तो जो बच्चा बाद में कंप्यूटर साइंसेज में जाएगा मस्ट वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेफिनेशन, आप फेसबुक पर लिखते हो और किसी को गाली गलौज देते हो, उसकी बेइज्जती करते हो, यू फाइंड माचोइज्म, हीरोइज्म के मैंने तो उसकी बेइज्जती कर दी। ही मे बी योर प्रिंसिपल, ही मे बी योर सम वेल नोन पॉलिटिशियन, पर मैटर ब्यूरोक्रेट, आप उसके नीचे लिख देते हो तुम चोर हो, तुम बदमाश हो, तुम ऐसे हो वैसे, व्हाटएवर यू राइट। देन यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे तो कोई पकड़ेगा नहीं। जैसा आपने लिखा क्राइम हो गया सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी देखना, उसके अंदर है कि किसी को इंटेंशनली डिफेम करना, पब्लिकली बेइज्जती करनी किसी की, दैट्स ए क्राइम। तो अब डिटेक्ट कैसे होगा? आपने नाम, जैसे आपका नाम है से योर नेम इज वसीम, तो आपने नाम रखा अजय कुमार का, तो उससे आप कर रहे हैं। हम कैसे पकड़ते हैं? उसका आपका पोस्ट का यूआरएल कॉपी करेंगे और हम फेसबुक को लिख देते हैं, मेल कर देते हैं ऑफिशियल मेल से, बताओ ये कौन है। वो वहां से आईपी एड्रेस दे देते हैं। हम फिर सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं कि ये बताइए ये कौन सी कंपनी, एयरटेल का सिम है उसके पास, तो उसको भेज देते हैं। वो वहां से हमारे आपके पूरा फॉर्म शॉर्म जितना भरा होता है ना, हमें मेल कर देते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ नॉट मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट में आइडेंटिफाई हो जाता है। तो कभी भी डिजिटल वर्ल्ड में आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ इमोशंस आप मत लिखना है सब उल्टा सीधा, द पर्सन विल बी कॉट। ठीक है, आप चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उसको डिलीट होता ही नहीं। 1956 में जब पहला कंप्यूटर बना था, उससे लेकर आज तक उस कंप्यूटर में जो लिखा गया आज तक डिलीट नहीं हुआ। So nothing is deleted. कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? 0-1, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, तो उसका 0-1 है, 1-1-0-0 1-1-1-1 ऐसे करके सीक्वेंस बनाता है। तो जब आप किसी भी डिजिटल वर्ल्ड में लिखते हो, उसके ऊपर दोबारा ओवरराइट होता है चीजें, और जब आप डिलीट करते हो लास्ट का सीक्वेंस या पहला सीक्वेंस 1 का 0 कर देता है, 0 का 1 कर देता है, इसलिए पढ़ा नहीं जाता, वो दिखता नहीं है। लेकिन जब आप डेसिफर करेंगे, निकालेंगे, आप जहां 1 है वहां 0 डालो, जहां 0 वहां 1 डालो, तो सामने आ जाती है फाइल।
तो 10 टाइम्स ओवर रिटन फाइल्स कैन बी डिटेक्टेड। एक फाइल आपने डिलीट की ना अपने मेमोरी कार्ड से, 2 बार 3 बार 10 बार आप उसके हम निकाल सकते हैं। फॉरेंसिक्स जो स्टडी होती है, डिजिटल फॉरेंसिक्स का काम ही यही है, टू रिट्रीव द डिलीटेड डेटा फ्रॉम द डिवाइसेस। कंप्यूटर से बचने के लिए जो भी किसी ने है उसका एक ही तरीका, बुलडोजर के नीचे रखोगे टूटेगा, अदरवाइज नथिंग इज डिलीटेड। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट डेफेमेशन, ये आईपीसी में जुर्म है, इसलिए कभी किसी के खिलाफ गाली गलौज साइबर वर्ल्ड पर या सोशल मीडिया एप्स पर मत लिखना। साइबर स्टॉकिंग सेक्शन 509 है, लेकिन साइबर स्टॉकिंग क्या होती है कि किसी को ऑब्नॉक्शियस और बार बार मैसेजेस भेजना, खासकर लड़कियों को जब बॉयज भेजते हैं, the girl is denying and the person is again sending repeatedly messages, and this is typically called cyber stalking। 506 में एफआईआर, 509 में एफआईआर लगती है, ठीक है ना, पर उसकी लेडी के डेफेमेशन करना, मॉडेस्टी के लिए। तो सेक्शन इसके तहत क्या होता है कि बार बार जो मैसेज, टिपिकली कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग, पीछा करना। जैसे होता था ना पहले स्कूल कॉलेज के पीछे घूमते रहते थे, इस वर्ल्ड में आप बार बार मैसेजेस भेजते हैं, ट्रैक करते हैं। टिपिकली दिस इज अ क्राइम, सो नॉट टू रिजॉर्ट फॉर इट। सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, ये आजकल देखिए पुलिस ऑफिसर्स के हर दूसरे दिन नया प्रोफाइल, मेरा भी प्रोफाइल बनाया होगा किसी ने, फिर वो मैसेज भेजते हैं, अभी राजौरी के डीएसपी साहब का मैसेज आ गया, उसको देख रहा मुझे since he knew me, तो मुझे तो पता चला कि इसकी लैंग्वेज ही नहीं अच्छी। he said कि भाई साहब कैसे हैं, तो he is a junior, तो मुझे भाई साहब तो कहेगा नहीं। I understood कि उसका हैक हो गया या बनाया किसी ने फेक अकाउंट। कि मेरा एक दोस्त सीआरपीएफ में था, कर्नल था, उसका सीईओ था, उसका सामान बेचने का टाइम आ गया, इसकी ट्रांसफर हो गई है नॉर्थ मिस्र में, तो अगर सस्ते पे लेना तो ले लो। देन मेरे पास नंबर था, मैंने बोला भाई तेरा तो कोई किसी ने कॉन्टेक्ट किया था, हाँ सर ये मैंने रिपोर्ट किया है। तो इस नंबर से डिफरेंट जगहों पे मैसेजेस जा रहे हैं कि भाई आर्टिकल खरीद लो, परचेज कर लो मेरे से सस्ते दाम पे। द मोमेंट ए पर्सन फॉल्स इन ट्रैप, उसके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो इसके साथ जुड़ा है जो नार्कोटिक्स, वेपन एंड वाइल्ड। तो ड्रग्स का सेल ऑनलाइन मंगवा रहे हैं ना आज की डेट में। हमने एक एफआईआर भी लगाई है यहाँ एनडीपीएस एक्ट में और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, जो ऑनलाइन ड्रग्स मंगवाते हैं ना यहाँ, जो नशे के लिए आप जी लैब करके थी, उससे आप इनने मंगवाए थे यहाँ। तो एक सप्लायर है, बीच में एक कंड्यूट है आपका जो कोरियर सर्विसेज वाला, और उसके थ्रू आपके घर में ड्रग्स आ जाती है। तो ये मत सोचना कि वो डिटेक्शन में नहीं है। एवरी कोरियर इज स्कैन्ड बोथ एट द टाइम ऑफ डिस्पैच एंड एट द टाइम ऑफ रिसीट। तो उसमें लोगों के लिए दिक्कत हो गई। तो आपको लगेगा कि मैंने तो ऑनलाइन मंगवा लिया तो मैं बच गया, बट ड्रग्स डेंजरस ट्रेंड, एफआईआर लग जाएगी। सफिशिएंट एविडेंस है, आपने पहले उस वेबसाइट पे कि आपने उनकी ऐप से ऑर्डर प्लेस किया, अगर कैश ऑन डिलीवरी भी है तब भी आपका ऑर्डर तो प्लेस है, फोन नंबर लिंक है, आपको एसएमएस भी आते हैं आपकी कंसाइनमेंट कहां पहुंची, रिसीट है। तो डिजिटल ट्रेल इज देयर, फुटप्रिंट्स आर देयर, सो वी कैन डिटेक्ट दैट। इसलिए नॉट टू फॉल इन दैट। लाइकवाइज जो लार्जर स्केल पे है, तो ड्रग्स का धंधा जो है वो भाई, डार्क वेब का नाम सुना किसी ने? डार्क वेब, तो वो डार्क वेब एक हो गया वेब, दूसरा है डीप वेब और थर्ड वेब इज डार्क वेब। तो डार्क वेब आपको भी नहीं पता होगा, आई एम श्योर। डार्क वेब में ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं यूज होते हैं और 70% ट्रैफिक जो है वो डार्क वेब पे है एंड बहुत प्रोफेशनल लोग जाके उसमें नार्कोटिक्स का धंधा करते हैं। इसलिए डार्क वेब में जाने की जरूरत नहीं है। अभी अंबानी को थ्रेट आई थी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। That boy has been detected and traced from Gujarat. He is the son of a police constable. उसने पहले बोला 20 करोड़ लूंगा, फिर बोला 200 करोड़, तो अब 400 करोड़ की उसने डिमांड रखी और साथ में कहा कैच मी इफ यू कैन।
तो ही वाज वर्किंग फ्रॉम डार्क वेब और अल्टीमेटली ही इज कॉट, अरेस्ट हो गया। तो डार्क वेब के लिए सबसे ज्यादा धंधा जो इसका वेपन्स आपको सप्लाई कहीं से मंगवाएंगे, आईवी कोरियर सर्विस के थ्रू, वाइल्ड लाइफ तो एनिमल हाइड स्किन इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ में तो ये भी इसका भी बड़ा धंधा है इंटरनेशनली, इवन नेशनल लेवल पे। ऑनलाइन गैमलिंग तो गैमलिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ गैमलिंग एक्ट, इसके तहत आप कभी भी ऑनलाइन गेम्स जो खेल रहे हो ना और उसमें फिर गैमलिंग शुरू हो जाती है। I'll tell you certain things. I was exploring about 2 months earlier कि एक बंदा ठाठरी का सुसाइड कर गया, तो वो यहाँ किश्तवाड़ में आके गैमलिंग करता था, वो सट्टा वट्टा लगा था। What happened to his life? बड़ा lucrative लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, लेकिन at the end of the day what happens? अगर आप कमा रहे हैं तो एक दिन लूज भी करोगे, फिर लूज करोगे उधार उठाओगे that will come upon your family, तो उसका अच्छा खासा अमाउंट से अबाउट 20-25 लाख रुपए चला गया गैम्बलिंग। The no option left out, the person committed suicide। अभी ये मालीपेट में भी तो हुआ है, इसमें इंडिया में कल ही तो हमने अरेस्ट किया एक बंदा। तो कहने का मतलब कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है, these are unproductive things in your life। शॉर्टकट मेथड से रिच होने की मत कोशिश करें। और डिजिटल वर्ल्ड में ये साइबर क्रिमिनल्स की बेसिक जो साइकोलॉजी स्टडी दी, उसे ये पता चला जो यंगस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा तेज कोई है ही नहीं है, एंड हीरोइज्म के चक्कर में वो इतना आगे निकल जाते हैं, देयर इज नो कम बैक। तो इस वर्ल्ड में डोंट ट्राई टू बिकम हीरो, ठीक है? बोले सर मैं तो उसकी वेबसाइट हैक कर लेता हूँ, उसकी कर लेता हूँ, because you are committing crime, so you have to differentiate। Intellectual property rights, तो क्या होता है कि जैसे पहले तो बहुत कॉमन था, वो सीडी आती थी, सीडी देखी हुई, तो जैसे सीडीज भी जो है वो एक सिंगर गाना गा रहा है, उसकी एक सीडी कर तैयार करके प्रोड्यूसर हाउस जो प्रोडक्शन हाउस को बेचता है, तो वो सीडीज पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यू मे नॉट हैव आइडिया, कोई भी प्रोडक्ट विच इज यूनिक, उसका प्रोसेस यूनिक है, किसी और को पता नहीं है, और वो दूसरा वो प्रोडक्ट ना बना पाए, कॉपी ना कर पाए, इसलिए उसने अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले रजिस्टर होते हैं फॉर 20 इयर्स 30 इयर्स। उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट की कोई कॉपी करता है, देन दिस पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट, रजिस्टर अ केस विद द सेकंड पार्टी, अगेंस्ट द सेकंड पार्टी, कि ये प्रोडक्ट जो इसने क्यों कॉपी किया। लेट इट बी, ये एक जैकेट पहना है इन्होंने, तो जिस कंपनी का ये जैकेट है कोई दूसरा बनाएगा और इसी उसका लोगो भी यूज कर लेगा, प्यूमा का कर लेगा, एंड दे हैव गॉट रजिस्टर्ड देयर राइट्स। आ रहे समझ? तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में आप दूसरे की कॉपी करके भेजेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के पर्चा लग जाएगा, पूरा एक्ट है, कानून है इसमें। ईमेल स्पूफिंग, अब आप दूसरे की मेल को भी, मैं आपके मेल एड्रेस की स्पूफिंग कर सकता हूं, उसको डिप्लेसमेंट कर सकता हूं, उसका डिजाइन चेंज कर सकता हूं, उसके अपेरेंटली लगेगी कि ये आपकी ईमेल है किसी और को भेजने के लिए, लेकिन आपकी मेल नहीं होगी, उसको मैं अपने हिसाब से भेज सकता हूं। तो कंटेंट्स मेरे होंगे, मेल आपकी यूज हो रही होगी, दैट इज टू बी अवॉइडेड। फॉर्जरी, टिपिकल कोई भी डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी करते हो कंप्यूटर वगैरह यूज करके, तो दैट इज अगेन ऑफेंस। पूरा फिशिंग, तो किसी को आप फिशिंग के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि आप किसी को जब मछली पकड़ते हो तो यू सेट स्प्रेड समथिंग, बेट डालते, दाना डालते हो, तो इसी तरह आप किसी को कोई लालच देके साइबर वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो और अल्टीमेटली यू डिसीव द पर्सन। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, तो ये अब थोड़ा पुराना ही हो गया, आज तो सारे डिजिटल हो गए। तो क्रेडिट कार्ड जो है ना, पहले तो क्रेडिट कार्ड वो कर देते थे, जहां भी आप स्वाइप करने जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल होता है, किसी शॉप पे जाते हैं ना, मशीन,
तो उसमें आप स्वाइप करते थे, जो बदमाश लोग क्या करते थे, उसका डेटा, आपकी जो क्रेडिट कार्ड की ब्लैक स्ट्रिप होती है उसके ऊपर डेटा होता है, वो डेटा कॉपी कर लेते थे, फिर वो प्लास्टिक कार्ड और मंगवा के उसके ऊपर चिपका के तो वो शॉपिंग करते रहते थे। गुड़गांव में बहुत कॉमन था, नाइजीरियन बहुत करते थे और बहुत लोग पकड़े थे। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड थोड़े कम इसलिए हो गए कि अब आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, एम पे है, दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So, in addition to it, I'll tell you certain things like social media system and social networking. तो सोशल मीडिया जो जाहिरी तौर पे आप देख रहे हैं, आपके फेसबुक है, आपके इंस्टाग्राम है, ये anyone can search anyone public platform where the published content may be a reason for interaction and networking to create buzz, spread, and cybercriminal replies to hide their identity and is used for online personal professional through apps like WhatsApp. तो जो जिससे गूगल में जिसकी जनरल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, किसी भी इंडिविजुअल का डेटा मांगो, विकिपीडिया है, तो सोशल मीडिया बेसिकली वो है जो जाहिरी तौर पर दिखता है। लेकिन सोशल नेटवर्किंग सिस्टम वो है जो 1-to-1 बेसिस पे कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये जनरल टर्म है। आप मैसेंजर में जाके ए बी को मैसेज भेजता है, सोशल नेटवर्किंग सिस्टम है वो। नेक्स्ट करना है जस्ट कंसेप्ट के लिए कि सोशल मीडिया जनरली आप जिसके लिए यूज करते हैं वो मिसनोमर है। एक्चुअल टर्म बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन इज सोशल नेटवर्किंग सिस्टम। नेक्स्ट, अच्छा ये तो 1-to-1 कम्युनिकेशन पहला सिस्टम ये था, हम मेल भेजते थे किसी को, फैक्स करते थे। उसके बाद आ गया मीडिया जो एग्जिस्ट करता था, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है, न्यूज़पेपर आते थे। एक आ गया मेल भेजना, फैक्स भेजना, ए ऑफिस से बी में चला गया। दूसरा हो गया जो पब्लिक डोमेन में रेडली अवेलेबल है, रेडियो पे मैसेज आते थे, टीवी पे आते थे, न्यूज में आते थे, तो वो हो गया मास मीडिया एंड दिस इज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। इन दोनों का ओवरलैप करके अब बना है सोशल मीडिया। दिस डोमेन एंड दैट डोमेन ओवरलैप एट सम स्टेज इन फॉर्म सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में क्या क्या आ गया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, टम्बलर हो गया। ठीक है जी, तो ये है बेसिक्स के सोशल मीडिया इज एन ओवरलैप ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन एंड द पब्लिक मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन के बीच का एक सेंट्रल पॉइंट है। नेक्स्ट करो। तो इसके बेनिफिट क्या है? 1-to-1 कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ डेटा सोशल मीडिया में है, वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ वगैरह शेयर करते हैं, अच्छी चीजें भी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट करो, पीछे पीछे पीछे, हाँ अच्छा, इसके बैक से ये 4 नंबर पे यही पे लाना, बैक बैक बैक, हाँ इस नेक्स्ट नेक्स्ट चलो 4 नंबर। तो ब्लॉग्स तो आपने देखे होंगे, ब्लॉगर, ठीक है, कि जो छोटा छोटा वेबसाइट पे जाके लिखना, और माइक्रो ब्लॉग, जो ब्लॉग्स, बड़े ब्लॉग्स पहले होते थे, जैसे वर्डप्रेस वगैरह कुछ वेबसाइट है, उसमें आर्टिकल लिखे जाते थे। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर सेंट्रल पेज के लेफ्ट साइड पे आर्टिकल होते हैं ना इंटेलिजेंट लोगों के, तो इसी तरह इंटरनेट पे भी आर्टिकल लिखे जाते थे, और वो ब्लॉग्स हो गए। और अब उसका दूसरा छोटे छोटे आर्टिकल लिखना शुरू किए तो माइक्रो ब्लॉगिंग होगी। Then again, these forums are also like small messages. Then social gaming is there, now it is very common. Social bookmarking, तो ये जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो जाके स्टडी करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग बुक्स एंड कंटेंट्स। नेक्स्ट करना, ये बाकी प्रोडक्ट सर्विसेज को रिव्यू करना है। पोस्ट एंड कमेंट, तो फेसबुक पे आपने देखा कोई पोस्ट करता है, वो क्या है? ये दिस इज राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ एट टू अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट सम कंटेंट्स। किसी ने कंटेंट चढ़ाया, उसके रिलेटेड कुछ आपने कमेंट डालना, फिर उसका रिप्लाई का मैकेनिज्म। तो रिप्लाई ये ऐसे नहीं है कि
वो एक आर्टिकल या एक फोटोग्राफ चढ़ाया तो पोस्ट किसी ने नीचे चढ़ा दिया और दूसरा जो रिप्लाई करने वाला है वो प्रॉम्प्टली कर सकता है। दिस इज डिजाइन बिहाइंड दैट कि वो रिप्लाई कैसे करेगा, इसके पीछे इंजीनियर्स ने काम किया होता है। मल्टीमीडिया कंटेंट्स वुड मीन कि वीडियो एंड फोटोग्राफ्स दोनों चीजें आप लोड कर सकें। मेटा, ये फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, मेटा डेटा समझ है आपको? मेटा डेटा नहीं, एक फोटोग्राफ, आपका क्या नाम है? रेहान। तो इनका एक फोटोग्राफ जब क्लिक किया जाता है, उस फोटोग्राफ को सजाई तौर पे क्या आपको समझ आएगी, इसकी एज क्या है, इसकी शक्ल कैसी है, इसने ड्रेस क्या है। तो विजिबल आपको कुछ डेटा दिख रहा है, दैट इज आल्सो डेटा कि इनकी आंखें कैसी हैं, हाथ कैसे हैं, ड्रेस कैसा, हाइट कितनी, एज, ये दिस इज समथिंग डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल। अगर उसी को आप कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके देखना, उस प्रॉपर्टीज में जाके आपको पता चलेगा कि ये फोटोग्राफ किस दिन क्लिक हुआ, किस कैमरे से हुआ, किस लोकेशन से हुआ, इसके कंटेंट्स कितने हैं, इसका आई मीन साइज कितना है मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो मेटा डेटा ही स्टडी किया जाता है किसी भी चीज का। तो फॉरेंसिक्स में किसी भी कंटेंट का मेटा डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ रही समझ? नेक्स्ट, इसे भी आगे एक इसकी आप कभी मौका मिले ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, वहां एक डायरेक्टरी बनी हुई है एंड टाइप्स ऑफ क्राइम, उसका नाम दिया 40 चोर, 40 थीव्स। तो फाइनेंशियल क्राइम 40 तरीके से चोर कैसे करते हैं वो उस पर स्टडी करना। तो वो मोर और लेस ऐसे ही है जैसे फ्रॉड थ्रू, फिशिंग, कोई लिंक भेजा आपको, आपने क्लिक किया तो आपको कैच कर लिया। विशिंग कॉल्स आ जाती हैं, आपको कॉल्स तो आती है ना बहुत सारी, आपका रिवॉर्ड निकल गया, आपकी लॉटरी निकल गई। फ्रॉड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस किसी प्रोडक्ट के लिए, क्रेडिट कार्ड वाला, एटीएम स्किमिंग वही मैंने बताया कि डुप्लीकेट एटीएम बनाना, सिम स्वैपिंग, सिम क्लोनिंग। एक चीज बहुत कॉमन थी, अब थोड़ा फर्क पड़ा है। जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर नंबर की सिम है और एक दिन शाम को पता चलता है आपकी बंद हो गई है सिम, कैसे हो जाएगी ना, आपने को ऑर्डर किया, दूसरे इंडिविजुअल ने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है कि मेरी सिम पहले खो गई है इनकी है, तो उसकी डुप्लीकेट इशू कर दो, और कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाके मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर देते इस नाम की, उधर से सिम नई इशू हो जाती है, उसको बोले प्रॉम्प्टली इसको एक्टिवेट कर दो, और जैसे ही एक्टिवेट हुई वो आपकी बैंक ट्रांजैक्शन उसी सिम के थ्रू करके क्लोज कर देगा। सो व्हेनेवर किसी की सिम बंद हो जाए, इमीडिएटली रिपोर्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर और उस सिम को ब्लॉक करवा दो। ये नहीं कि आप वेट करते रहेंगे, क्योंकि उसने डुप्लीकेट निकाल के नए फोन में डाल के एसएमएस लेके तो आपका सारा अकाउंट खाली कर देना है। Scam through fraudulently by compromising credentials through search engines। तो सर्च इंजन्स तो आपके से समझ नहीं आएगा कि जो भी वेबसाइट बनती है किसी ऑफिस की या किसी और, ये जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की, इनके सर्च इंजन्स होते हैं ना, जैसे अभी आप गूगल का सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा हायर लेवल का है, वो आपके नजदीक नहीं पहुंचेगा। स्कैम थ्रू क्यूआर कोड्स, तो किश्तवाड़ में दिन में 3 से 4 क्यूआर कोड के स्कैम हो रहे हैं, पता आपको? यहां मेरे पास बहुत सारे लोग आए, आप जानो मैंने एक साइबर पुलिस स्टेशन खोल रहा हूं मैं, अभी इस पे काम कर रहे हैं, एक इंस्पेक्टर और 10 लोग ट्रेंड होकर आ गए, मेरे ऑफिस के पास ही होगा। वहां दिन में 5-10 कंप्लेंट आ रही, क्या बोले जी आप हमारे लिए, या मीट शॉप वाला है, 60 kg चिकन पैक कर दो, हम आर्मी यूनिट से बोल रहे हैं। तो फोन नंबर भी आ गया, कॉल भी आ गई, द पर्सन वाज कॉन्फिडेंट, उसने 60 kg चिकन काट दिए। फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद कॉल किया कि वो आपने, हाँ जी पैक हो गया, बिल्कुल तैयार है। ऐसा करते हैं कि आप अपना, मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूं, आप इसको स्कैन करना, और अमाउंट कितना है बोले जी, इसने बोला होगा 30,000, तो आप इसको स्कैन करना और आप मुझे 2 रुपए ट्रांसफर करना या 10 रुपए,
in my account. In return, I will transfer entire amount to ensure that transactions are okay in proper manner. तो उसने उसके QR कोड को स्कैन किया, स्कैन करके उसको 10 रुपए ट्रांसफर किए और ये इधर से 1,20,000 उसके अकाउंट से निकाल दी। ठीक है, वेरी कॉमन इन जम्मू सिटी। ये हमारे पहचान के उनकी नर्सरी थी, बोले जी आर्मी से हमें इतने गमले चाहिए, इतने ट्रीज चाहिए, वो करके उनका 1.5 लाख रुपए ऐसे ही चला गया बैठे बैठे। तो QR कोड अननेसेसरी बिल्कुल नहीं आपने स्कैन करना है। QR कोड तो पता ही है ना, आपने देखा वो जो बुक्स में भी है सर, बुक्स के पीछे भी बैक साइड लगा हुआ आजकल। एक इसमें आ रहा है जूस जैकिंग। जब एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां आपको प्लग इन करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चार्ज करने के लिए पॉइंट्स मिले हुए हैं। जो वायर उधर लगी होती है ना ऑलरेडी, वो नहीं यूज करनी है, क्योंकि वो वायर ऐसा, द मोमेंट यू कनेक्ट योर फोन वो डेटा सक करके ले जाएगी, तो वो जैकिंग करते हैं। तो यू नीड टू अवॉइड दैट। लॉटरी फ्रॉड तो बहुत है, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। अभी मैं इसलिए यहाँ की लोकल खबरें बता रहा हूं आपको, बहुत क्राइम है, लेकिन यहाँ की इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। अभी मेरे पास एक आया है इंडिविजुअल फ्रॉम डंगलुरु प्रोजेक्ट है ना वहां, उसने कहा कि मुझे ऑनलाइन ऐसा मौका मिला कि पार्ट टाइम जॉब, आप घर से बैठ के पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम के नाम से। तो मुझे कहा गया कि आप पहले ये टास्क है, कोई डेटा टाइप करना था और हमें भेज दो, और साथ में आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करो, यू विल गेट 6,000। उसने 3 किया और थर्ड डे से 6,000 मिल गया। देन अगेन उसको बोला तुम 9,000 इन्वेस्ट करो, हम 18,000 देंगे। आफ्टर 3-4 days अगेन ही गॉट 18,000, देन 30,000 कि तुझे इसका मिलेगा 90,000, तो ही गॉट 90,000। देन उसने 90,000 इन्वेस्ट किया और आज तक उसे नहीं मिला कुछ भी। मैंने कहा, वन ऑफ माय ऑफिसर, मैं कहा हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, इट्स इंटरेस्टिंग। तो हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि जो वर्क फ्रॉम होम की फर्म है दैट इज प्रॉपरली रजिस्टर्ड एंड दैट्स ए फर्म फ्रॉम पंजाब, उसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक चांदनी चौक दिल्ली में। उसको हमने पूरा, जब फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ दैट अकाउंट टिल डेट, मैंने कहा कि इसको देखो कितने फ्रॉड किए। टू अटर सरप्राइज आई फाउंड 117 करोड़ अकाउंट में आया पैसा। ठीक है, 117 करोड़ मैंने अकाउंट बंद करवा दिया, आज भी उसमें 5-6 करोड़ पड़ा हुआ है। इसका तो मैं वापस करवा दूंगा 90,000, क्योंकि यहां से मुझे कोर्ट से ऑर्डर करवाना है, FIR लगी है, बैंक मैनेजर ने फ्रीज किया हुआ है, हमने इनफ्लो अलाउ कर दिया, आउटफ्लो रोक दिया, उसका पैसा तो वापस करवा दूंगा। और हमने ये 6 लोगों का पैसा वापस भी करवा दिया। बट अब मेरा पर्पस वहीं तक नहीं है कि कैश वापस आए। आई एम सेंडिंग माई टीम टू दैट चांदनी चौक, SBI के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा कि बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 117 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रही है, और जब मैनेजर से बात की, कहते सर इसमें तो 10 स्टेट्स की पुलिस ने हमें कम्युनिकेट किया है। Then why did they allow? They should have raised the alarm. कहाँ है ED और इनकम टैक्स, वो भी तो आने चाहिए ना उसी में, उनको भी इन्फॉर्म करेंगे। Now I am sending my team to चांदनी चौक, एक्चुअल रजिस्टर्ड फर्म इज इन अमृतसर, और जो सिम यूज हो रहे हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं उसमें सारे। तो लुक एट हाउ दे डू। एक सिंपल कॉल जो आती है ना, पेस्की कॉल, आपको ये सिंपल कॉल नहीं है, उसकी सिम होगी वेस्ट बंगाल की, बंदा होगा हरियाणा में, और बैंक अकाउंट होगा मुंबई में जिसमें पैसा जाना है। तो इनको पता है जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे 50,000 के लिए पुलिस पहले उधर जाएगी, 1 लाख रुपया खर्च करेगी, फिर दूसरी जगह जाएगी। बट हमने कमिटमेंट की है कि डेफिनेटली इस केस में मैं टीम भेज रहा हूं। अमाउंट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द मैसेज टू द क्रिमिनल्स कि यू कैन बी कॉट। सो इस तरह के मैटर रिपोर्ट कर रही है। तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, कभी किसी भाई बंधु के साथ या पड़ोस में आपके किसी का फ्रॉड हो गया, इमीडिएटली गो एंड गेट फ्रोजन योर अकाउंट।
बंद करवा दो, अकाउंट का ऑपरेशन बंद करवा दो। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं तो 1-2 लाख रुपए ही रेगुलर स्पेंडिंग के लिए रखना, बाकी एफडी करवा दो, नहीं तो खाली हो सकता है। ये होते दिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी आई एम टेलिंग यू अबाउट साइबर वर्ल्ड। फेक अकाउंट नंबर, ये तो बहुत फेक के ज्यादा आजकल, इससे भी ज्यादा वो शुरू हो गया अभी म्यूल अकाउंट्स, सुना है? म्यूल, खच्चर, समझ ले? म्यूल अकाउंट में क्या होता है कि हम जब किसी को पकड़ने जाएंगे, जैसे मेवात हरियाणा में जाते हैं, जिसके नाम पे, जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर है, उसको जाके बोले वहां एक बुजुर्ग सी लेडी होगी क्लोज टू डेथ, बोले पता नहीं जी मुझे 2000 रुपए महीने का देते हैं, मेरा अकाउंट नंबर मांगा तो बोले, तो उसका एटीएम लेके चले जाते कोई बदमाश, उसको 2-4 हजार रुपए महीने का दे देते और उस पर लाखों की करोड़ों की ट्रांजेक्शन कर देते। दीज आर टिपिकली म्यूल अकाउंट्स। अभी कल ही हमारे पास एक नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन यूनिट का सीरीज ऑफ अकाउंट नंबर्स आए हैं, उनमें किश्तवाड़ का भी एक है विच इज बीइंग यूज्ड एज म्यूल अकाउंट। नेशनल लेवल पर उन्होंने 500 अकाउंट्स का डेटा भेजा, उसमें यहाँ का भी है। तो यहाँ पड़ोस में भी किसी बुजुर्ग का अकाउंट बदमाश यूज कर लेंगे, तो इसलिए कभी भी किसी को किराए पे अपना बैंक अकाउंट नहीं देना है, किराए पे अपनी सिम नहीं देनी है, बिकॉज दैट विल बी यूज्ड फॉर सम अदर क्रिमिनल एक्टिविटी। बेटिंग स्कैम, फेक वैक्सीनेशन। अब कोविड चला गया तो उस समय बहुत हुआ, नेक्स्ट चलना, क्योंकि कोविड के टाइम भी लोगों को आपकी वैक्सीनेशन ड्यू है, इतने रुपए जमा करवाओ, तो पैसा अकाउंट से ले जाते थे। रिकवरी एजेंट्स बहुत कॉमन थे पहले। क्या है कि लोन रिकवरी एजेंट आ रहे थे, तो वो डंडा भी लेके आते थे, बैंक को पता ही नहीं है रिकवरी एजेंट बन के आ रहे हैं लोग, बोले जी हाँ आपने लोन लिया, हाँ अब रीपे नहीं कर रहे, बैंक से डेटा चोरी करना और देखना इनमें से 50 लोग जो रीपे नहीं कर रहे, तो 4 बदमाश उनके घर पहुंच जाते, पैसा दे दो, बोला आपने लोन लिया है हाँ तो दे दो, तो उनको पता भी नहीं है। जब बैंक के पास बोले, बैंक कहता हमने तो बंदा ही नहीं कोई भेजा। तो ये बड़ा कॉमन रहा है। तो अवेयरनेस सभी चीजों में इसलिए बार बार कि पीपल नो बट फिर बेफूल हो जाते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ओल्ड एज स्कीम के नाम पे बोले कि आपके ओल्ड एज स्कीम बंद होगी है, लगवाएंगे, इसके लिए आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, डिटेल, आधार कार्ड वगैरह शेयर करो, खाली कर देते हैं। वर्क फ्रॉम होम मैंने बताया, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड तो बहुत कॉमन है। जम्मू में क्या हो रहा है, आई विल टेल यू, मेरे घर में खुद भी आया है एक चीज। मेरी वाइफ ने कुछ, वो द शी कीप्स ऑन रेगुलरली प्लेसिंग ऑर्डर्स, एंड एक दिन कॉल आ गई कि ये आपका कोरियर आया, ले लो। आई आस्क्ड हर कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, बोला ऑर्डर तो नहीं प्लेस किया। मैंने कहा फिर मत रिसीव करिए। देन शी सेड कि नहीं पता नहीं, मैंने किया भी होगा तो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा चलो रिसीव कर लो, लेकिन उसी के सामने खुलवाओ, व्हाटएवर हैज बीन ब्रॉट। वो बंदे को रोका तो उसके अंदर एक हैंकरचीफ, रुमाल निकला, बाहर लिखा हुआ है कि आपके साड़ी पैकेजिंग के बैग्स ऑर्डर प्लेस किए हैं। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिखा, अंदर से एक रुमाल निकला, एंड उसने कहा जी ये कैश ऑन डिलीवरी है, 900 रुपए आपको देना पड़ेगा। वो कह रहा है जो कोरियर सर्विसेज के लोग हैं, जहां आप डेटा फीड करते हो ना, सेव करते हो नेट पे शॉपिंग करके, वो डेटा चोरी होके चला जाता है बदमाशों के हाथ। वो वहां से आपके नाम पे कोई भी आइटम है, बिकॉज उसके पास आपका एड्रेस है, घर का फोन नंबर है, लोकेशन है, और लोग उसकी खोलने से पहले ही कैश ऑन डिलीवरी पे पैसा दे देते, और अंदर चीज कुछ भी नहीं होगी। वापस आप देने जाएंगे, यू विल नॉट फाइंड अदर देन कोरियर गाइस के अलावा कोई है ही नहीं, किसको दोगे? आपने ऑर्डर ही नहीं प्लेस किया हुआ। तो वो उस केस में मैंने कहा कि सिंस इट्स नॉट मैटर ऑफ 900 रुपीस, आई कॉल्ड एसएचओ। मैंने उसको समझाया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। हमने अब हमारे क्लोज कांटेक्ट में तो फर्स्ट पर्सन इज दैट कोरियर गाय, उसको ट्रेस किया। उसने बताया सर ये तो दिल्ली से आया है। दिल्ली से हमने मेल दिलवाई कि भाई ये कहां से आया है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ने हैंड ओवर किया होगा, कोरियर सर्विसेज ने पैसा दिया होगा। उन्होंने
कुछ ऐसी चीजें बताई कि जो उनको खुद भी नहीं पता है। अरे एक लड़का आया था, उसने नंबर दिया, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये नेक्सस था। जब हमने और ग्रिल किया, देन मेरे फोन नंबर पे, क्योंकि पहला फोन मैंने कॉल किया था एसएचओ को और कोरियर सर्विसेज वालों को, तो वीपीएन से मेरे फोन पे 50 कॉल आ गई। दे माइट हैव फेल्ट इज ए कॉमन मैन, ये डर जाएगा। तो कोई नीदरलैंड से, कोई फिनलैंड से, डिफरेंट जगहों से वो कॉल आ रही थी। कॉल यही की थी, बट वो वीपीएन यूज करके दूसरे नंबर से कर रहे थे। तो बट हमने दिल्ली के लोगों को भी बुलाया कि भाई आप कोरियर लेके जा रहे हैं, यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी, हाउ कैन यू इग्नोरेंटली से कि नहीं मुझे पता नहीं है। वी प्रोसिक्यूटेड दैट पर्सन, उन्होंने ट्रेस किए, वो भी मेवात हरियाणा के थे। तो ये भाई जिंदगी में मुफ्त की चीज कोई नहीं देगा। आपके घर में आ रही है ना बहुत सारी चीजें, कोई भी बिना इंटरेस्ट के नहीं देगा। इसलिए अननेसेसरी अनवांटेड कोई भी गिफ्ट मत रिसीव करो। कहने का मतलब कोरियर सर्विसेज आपके नाम पे आ गया और आप खुश हो गए। एक इसके अलावा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। क्या था, आई वाज एडिशनल स्पीकर हुआ। इससे नेक्स्ट वहां एक प्रिंसिपल एक स्कूल की आ गई मेरे पास के बोले सर मेरा 9 लाख रुपए चला गया, 9 लाख रुपीज। हुआ क्या कि शी वाज क्वाइट सीनियर लेडी एंड वाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। फेसबुक पे इंटरेक्शन हुई किसी से, एंड वन गाय फ्रॉम अमेरिका, पता नहीं कहां का होगा, उसने जब ये बातचीत की उसके बाद उसने बोला कि आई एम हाईली रिच पर्सन, आई कांट ट्रस्ट एनीबॉडी, सो आई हैव ह्यूज एसेट्स। तो आपके साथ इंटरेक्शन हुई है, आई ट्रस्ट यू, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको मैं गिफ्ट्स भेजूंगा एंड आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आप सिर्फ अपना एड्रेस दे दो। उसने एड्रेस दे दिया, एड्रेस दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि he goes to a shopping mall, he purchases all good articles। कौन कौन से? गुची का बैग, मोबाइल एंड शूज एंड व्हाटएवर, जो भी सैंडल, उसके बिल परचेज दिखाया, फिर फोटोग्राफ, सभी चीजें अलाइन करके ये फोटोग्राफ भी भेजा। फिर उसने घर अपने जाके कोरियर सर्विसेज को हैंडओवर करते हुए that person is smiling and all that, उसका एड्रेस दिखा के कोरियर कर दिया एंड उसकी सारी डिटेल इसके साथ शेयर कर दी। लेटर आफ्टर 3 days the person says कि आपका जो कंसाइनमेंट है वो मैंने भेज दिया, that has reached to the customs department at airport in your country। तो उसकी वैल्यू जो है, जो आइटम मैंने भेजी है, उसकी टोटल वैल्यू है 22 लाख रुपीज इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी, 22 लाख रुपए की गिफ्ट देते। सो हैप्पी टू सी। अब उसने 2 घंटे के बाद दोबारा कॉल की, सिंस दैट मटेरियल इज देयर विद द कस्टम डिपार्टमेंट, आई डिडंट नो कि आपके कंट्री में कस्टम रेट इज हाई एंड द पेमेंट हैज टू बी मेड इन इंडियन करेंसी ओनली। तो आप ऐसा करें, ये अकाउंट नंबर है उनका कस्टम्स का, तो काइंडली इसमें ना आप 25,000 रुपए जमा करवा दें। वो कोई खुशी में थे, 25,000 क्या और 22 लाख की आइटम आ रही है, 25,000 जमा करवा दिए। फिर उसने कहा कि उन्होंने कस्टम्स ने उसकी रीअसेसमेंट की है, आपके कंट्री में शायद चीजें बड़ी महंगी हैं, कास्ट ऑफ दैट मटेरियल इज 50 लाख रुपीज, ठीक है, तो उसका रेट बहुत है, तो इस कस्टम ड्यूटी भी हाई है, तो 25 नहीं तो 1 लाख रुपए अमाउंट को देना पड़ेगा। दैट शी पेड 1 लाख रुपीज वेंट ऑन। फिर उसने कहा कि जो मटेरियल भेजा था, आई एम ए काइंड ऑफ सेल्फलेस पर्सन, कि मैंने कभी नहीं चाहा कि आप पे कस्टम्स का बोझ पड़े, मैंने उसके अंदर $2,000 रख दिए थे, सो दैट जब आपके पास कैश पहुंचेगा आप रिडीम करवाएंगे और आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो वो नाउ आई गॉट टू नो दैट्स अ क्राइम इन योर कंट्री, कि
कोरियर के थ्रू भेजना कैश. Now you are also caught and I am also caught. Better you pay 5 lakh rupees to them. And that's the account number. That way, 9 lakh rupees paid. उस समय उसको लगा, oh I am caught. ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया. Then she reported. बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए थे. और बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद उस 3 लड़के हरियाणा के पकड़ के लाए थे. कोई अमेरिकन नहीं था उसमें, ठीक है ना. वो यहीं से फ्रॉड होगा. वो कहीं से कांटेक्ट करके फोटोग्राफ उठा के कोरियर का ड्रामा कर लेते थे, क्योंकि उसको छोटा मोटा अमाउंट देते होंगे. तो इसलिए क्रक्स यही है कि जिंदगी में आपको मुफ्त की चीजें क्यों देगा कोई. आप अपने पड़ोस में देखो, आपके ताए चाचे भाई कजन जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कभी आपको मुफ्त की जमीन देते? लड़ाई झगड़े. तो भाई आपके लिए अमेरिका वाला क्यों भेजेगा, दिल्ली वाला, हरियाणा वाला क्यों भेजेगा? सभी विजिलेंट. अब जो आने वाला दौर है आफ्टर 2000